हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइब्रिडेशन का लेक्चर नंबर ये हमारा 3rd है, ठीक है। आज हम लोग हाइब्रिडेशन इन अमोनिया देखने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडेशन होगा अमोनिया में, उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लोन पेयर होता है, इसलिए खास है हमारा। sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन का हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लें। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बहुत जल्द हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं अमोनिया का, जिसमें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर होता है। ये सभी बच्चे हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन इसका ना पहले हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, जेड निकालते हैं। जेड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या ठो है? यहाँ पे 3 ठो है, प्लस लोन पेयर कितना है? 1। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो अगर हमारा जेड का वैल्यू 4 आता है तो हम लोग जानते हैं हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। इसी बात को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। इसी बात को हम लोग यहाँ सीखते हैं कि कैसे आया sp3 इसका हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो चलो एक बार क्वालिटी को देख लेते हैं। वीडियो में सब कुछ ठीक है, हाँ लगभग ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। कौन है सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन। इसी का हम लोग हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व होगा? वो हम लोग जानते हैं 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होता है। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पिक्चर में आता है, ठीक है। तो ध्यान समझो, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2 2s2 2p3 हुआ। 1s का अगर हम यहाँ पे बनाए ऑर्बिटल, 1s हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 2s हो गया, लास्ट में यहाँ क्या है? 2p, ठीक है बच्चों, ध्यान समझो। तो बोलेंगे सर ये हमारा 1s है, ये 2s है और ये क्या है? 2p है। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो इलेक्ट्रॉन है। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो इलेक्ट्रॉन है। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बात को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझो, एक बात को हम लोग समझे थे पिछले लेक्चर में कि कोई भी एटम अगर 3 बॉन्ड, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन होता है तो 1s2 2s2 2p2 होता, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर ये कार्बन होता तो कार्बन के पास यहाँ 2p2 होता ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचता p में। तो इसका मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 2 ठो। लेकिन कार्बन बनाता था 4 बॉन्ड, इसलिए हम लोग क्या करते थे? 2s से एक इलेक्ट्रॉन को भेज देते थे 2p में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन नाइट्रोजन के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ध्यान समझो, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 3 हाइड्रोजन के साथ। समझना, इधर से एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन नीचे से आया, एक हाइड्रोजन हमारा साइड से आया। तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए नाइट्रोजन 3 अपना इलेक्ट्रॉन देता था 3 हाइड्रोजन को, ठीक है। तो क्या इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बार है? बोलेंगे बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस बार हमें एक्साइटेड स्टेट में भेजने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कार्बन में भेजते थे। कल हम लोग बेरिलियम का एक एग्जांपल देखे थे, BeCl2 1s2 2s2 होता था, तो उसमें भी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। बेरिलियम का केस जरा याद करो, बेरिलियम का Be4 होता था, तो 1s2 2s2, तो 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। और बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता था BeCl2, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, लेकिन इसके पास दोनों तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो हम लोग क्या किए थे? बोलो बच्चों, p में इलेक्ट्रॉन को ये 2p में, ये 2s से, ये 1s है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग 2p में भेज दिए थे। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो चुका था। बाद में इसको हम लोग मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे। कल के लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हम लोग एक्साइटेड स्टेट में भेजे थे। कार्बन के केस में भी यहाँ 2p2 होता था, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 2 अनपेयर्ड, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को इधर हम भेज देते थे, ठीक। लेकिन हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन के केस में ध्यान से बच्चा समझो कि यहाँ पर सीधा सीधे देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इस बार हमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, काम हमारा यहीं से बन जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या होगा, बोलेंगे सर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसका मतलब यहाँ से 3 हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। समझना बात को, नीचे से 3 हाइड्रोजन आएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन से ऑर्बिटल में होगा? 1s में होगा। सही बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का और ये तीसरे वाले हाइड्रोजन का। 3 हाइड्रोजन आएगा अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के,
अलग अलग हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, अपोजिट स्पिन के साथ आएगा और ये हमारा बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा। तो ध्यान से समझते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जो sp3 वाला लिखे थे यहाँ पे मिटाते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ा सा। अब गौर से थोड़ा सा समझना कि ये जो बॉन्डिंग हुआ है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है तो अगला हाइड्रोजन का है, तो ये बॉन्डिंग किसके बीच हुआ है? तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व है। क्लियर है कहानी? बोलो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s ऑर्बिटल में। इस बात को हमको समझ में आता है? तो देखो ये डिटेल में पढ़ने से ना यही सब चीज़ हमें स्पष्ट से समझ में आता है कहानी, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्डिंग जो बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल में है और हाइड्रोजन का 1s में है। सिमिलरली इसको देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का किस में है? 2p में है और हाइड्रोजन का किस में है? 1s में। कहानी स्पष्ट है? तो ध्यान से समझो, यहाँ पे तीनों बॉन्ड कैसा बना? एक जैसा बना, ठीक है। कार्बन के केस में क्या हुआ था? ध्यान दो, कार्बन के केस में क्या हुआ था? हल्का सा रफ करो, इमेजिन करेंगे थोड़ा सा, पहले पढ़ चुके हैं। कार्बन के केस में 3 बॉन्ड जो था 2p 1s में बन रहा था, एक बॉन्ड 2s और 1s में बना था। याद है थोड़ा सा? कार्बन के केस में 3 बॉन्ड सर मेरा 2p 1s, 3 बॉन्ड मेरा 2p 1s में बना था। याद करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे थे तो 3 बॉन्ड मेरा 2p 1s और एक बॉन्ड 2s और हाइड्रोजन के 1s से बना था। तो यहाँ पे बच्चों हम तुम लोग को ये कहानी समझाए थे कि देखो बच्चों, यहाँ पे तीनों बॉन्ड 4 बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ, 3 एक जैसा था, चौथा अलग था। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया है तो चारों का 4 बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं था। इसलिए हम लोग क्या किए थे? चारों ऑर्बिटल को मिक्स कर दिए थे, 3 ठो 2p वाला, 1 ठो s वाला, है ना। तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चों देखो कि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो मेरा एक जैसा बना है कि नहीं बना है? 2p 1s 2p 1s 2p 1s। कार्बन के केस में 3 अलग था, 3 सेम था, एक अलग था, तो हम लोग सबको मिला दिए थे। यहाँ पे तो तीनों एक ही जैसा है। तो क्या इस बार हाइब्रिडेशन करने की आवश्यकता है? ध्यान समझो, क्या इस बार हमें अमोनिया में नाइट्रोजन के ऑर्बिटल को मिक्स करने की आवश्यकता है? इसी बात को समझना है। तो बोलेंगे बच्चों बिल्कुल है। क्यों है समझते हैं इस कहानी को। देखो ये हमारा क्या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये जो पेयर है क्या इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। और ये क्या है? लोन पेयर है। समझ में आता है? तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिस्सा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जानते हैं। इस बात को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक बार फिर से समझ लेंगे। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कहाँ से आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम 2 हिस्से में बांट देते हैं, एक बॉन्ड पेयर बन जाता है, दूसरा लोन पेयर। तो बोलेंगे यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 ठो बॉन्ड पेयर है, 1 ठो लोन पेयर है। तो एक बात बताओ, 3 बॉन्ड जो बना है उसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से आया था? 2p 2p 2p। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये क्या है? बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, वो कहाँ पे है? तो 2s ऑर्बिटल में, है ना। ये क्या है? हमारा लोन पेयर है। क्या है बच्चों? बोलो, लोन पेयर है। और हम लोग जानते हैं ये सब क्या है? बॉन्ड पेयर है ना। बोलो, ये सब हमारा बॉन्ड पेयर है और ये क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर हमारे कौन से ऑर्बिटल में है? नाइट्रोजन के 2s में। और ये बॉन्ड पेयर किस में है? 2p में है। यहीं से कहानी शुरू हो गया, जो नया बात तुमको समझने की आवश्यकता है। बोलेंगे जितना भी प्रकार का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आइदर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, सभी पेयर एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, जितना भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, सभी का सभी किस में होना चाहिए? एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। देखो 3 ठो इलेक्ट्रॉन हमारे 2p ऑर्बिटल में है नाइट्रोजन का और 1 ठो किस में? 2s में है। तो अलग अलग हो गया ना। ये लोन पेयर चला गया 2s में और बाकी 3 ठो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड पेयर बनाता है वो चला गया 2p में। तो क्या ये सही है गलत है? बोलेंगे बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सभी का सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होता है, रहना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता है हाइब्रिडेशन की। देखो कार्बन के केस में ऐसा नहीं था। कार्बन के केस में 3 बॉन्ड एक जैसा था, चौथा अलग था। तो बच्चा यहाँ पे आसानी से बात को फील कर लेता था, हाँ सर चारों ऑर्बिटल को अगर मिला देंगे ना तो चारों बॉन्ड अब एक जैसा बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग नहीं आता कि सर तीनों बॉन्ड तो एक जैसा था ही ना, 2p 1s 2p 1s 2p 1s, तो फिर हमको मिलाने की क्या आवश्यकता है? तो बोलेंगे बच्चा यही नया बात सीखना है कि लोन पेयर भी उसी ऑर्बिटल में होता है जिसमें इस टाइप का बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में रहना चाहता है वो भी ऑर्बिटल बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किस ऑर्बिटल का? जो कि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है। कहानी क्लियर है? तो बॉन्ड पेयर का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है? 2p में है
ये भी 2p में है और ये भी 2p में, लेकिन ये लोन पेयर किस में है, 2s में। तो भेदभाव तो हो गया ना, कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा इलेक्ट्रॉन का पेयर आइदर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए। तो एक टाइप के ऑर्बिटल में कब होगा, जब हम बोलेंगे सभी ऑर्बिटल को मिक्स कर दो। कितना है बोलो, बॉन्ड पेयर कैगो है, 3 गो, एक लोन पेयर 4 है ना। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल को यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, बोलेंगे सर 4 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। कौन कौन, एक तो 2s बाकी 3 तो 2p। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलेंगे सर बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक ही जैसे ऑर्बिटल में होना चाहिए। तो एक ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2p, ये दूसरा वाला 2p और ये तीसरा वाला 2p और एक तो किस में है 2s। तो सभी को अगर हम मिला दें, समझ आ रहा है, तो सभी ऑर्बिटल अब हमारा एक जैसा हो जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल को मिलाएंगे, जाहिर सी बात है सर 3 यहाँ वाला और 1 यहाँ वाला, 4 ऑर्बिटल को। तो चलो यहाँ तक सही बच्चे नोट कर लो, ये घटना है अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं किए हैं, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन है, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझो, इसको हम मिटाते हैं, ये वाला कहानी, ये वाला मिटाते ताकि हमारे पास जगह हो जाएगा। अभी हम लोग क्या किए थे, नॉर्मली 3 हाइड्रोजन लाए थे, बॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग कर लिए थे। तो बॉन्डिंग करने के बाद देखे हम लोग क्या कि हमारा 3 बॉन्ड एक जैसे था, लेकिन एक लोन पेयर डिफरेंट ऑर्बिटल में जा रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग कैसे करते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं ताकि मेरे पास जगह हो जाएगा, वापस से करते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि चूंकि सर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अब हमारा अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल में आ चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमें एक ही टाइप के ऑर्बिटल में सभी को रखना है। तो हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। ये हमारा लोन पेयर है, देखो बच्चों, ये जो हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और ये वाला क्या है, बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड पेयर का निर्माण करता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए। 3 ठो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है और 1 ठो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो सभी को हम क्या किए, मिक्स कर दें। कितने ऑर्बिटल को, 4 को। तो इसको क्या करेंगे, बोलो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, सबको हम मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होगा बच्चों, बोलो, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आफ्टर हाइब्रिडेशन, क्या लिखेंगे, बोलो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन काम होने वाला है। तो ये तो 1s है, 4 ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो बच्चों 4 ऑर्बिटल नया बन के तैयार होगा। सबको आता है ये बात, जितना ऑर्बिटल को हम मिलाते हैं उतना बनता है। तो जो बनने वाला ऑर्बिटल है, 4 मिलाए तो 4 बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 ठो s मिला रहे हैं, 3 ठो p मिला रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कल समझे थे, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो हाइब्रिडेशन तो हम लोग यहीं पर शुरू में निकाल लिए थे, sp3 आता है, लेकिन इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे तभी तुमको पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में। सब बात को डीपली समझने के लिए हमको ये सब चीज पढ़ना पड़ता है। तो चलो, ये 1s का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इनर ऑर्बिट है, इसका तो कोई योगदान नहीं होता बॉन्डिंग में। ये इसमें हम बोल देते हैं लोन पेयर है ये वाला, और बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। देखो जो इलेक्ट्रॉन जैसा वैसा ही रहेगा, बस ऑर्बिटल का नाम चेंज हो गया, नया ऑर्बिटल बन गया। अब ये चारों कैसा है, बोलेंगे सर ये चारों हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों का 4 कैसा है, sp3। तो सभी का एनर्जी अब एक जैसा, यानी कि अब जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो भी sp3 में होगा, और ये बॉन्ड पेयर जो बना ये भी sp3 में होगा। समझ आ रहा है। तो सभी का सभी अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होगा। तो एक नया बात हम लोग सीखे कि मीथेन के केस में तो सर 3 बॉन्ड एक जैसा था, एक अलग था, तो वहां पे मिक्स कर दिया तो सभी का सभी बॉन्ड एक जैसा बन गया था। एमोनिया में सब 3 तो एक जैसा था, फिर भी मिक्स क्यों किए, तो नया बात सीखने को क्या मिला कि लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब लोन पेयर भी उसी ऑर्बिटल में रहेगा जिसमें बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। उसके लिए हमें इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, यहां तक हम कर लिए। 4 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका है। अब नीचे से क्या आएगा, बोलो 4 हाइड्रोजन आएगा। यानी कि हाइड्रोजन अगर हम देखें, हाइड्रोजन 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। तो कितना हाइड्रोजन यूज होगा, 3 हाइड्रोजन, सॉरी 4 नहीं 3 हाइड्रोजन यूज होगा। 3 हाइड्रोजन कहाँ आएगा, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो इसके नीचे आएगा ना। बोलेंगे ये ऑर्बिटल किसका है, बोलेंगे सर नाइट्रोजन का, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। एक नीचे से हाइड्रोजन आया उल्टा स्पिन के साथ, ये दूसरा हाइड्रोजन आया उल्टा स्पिन के साथ, और ये तीसरा हाइड्रोजन आएगा उल्टा स्पिन के साथ। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग किया, ये वाला इसके साथ किया, ये वाला इसके साथ किया। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए हमेशा, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हम लोग जानते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग इसी आगे हाइब्रिडाइजेशन में सीख लेंगे इस बात को, है ना। बोलेंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है, बोलेंगे हाइड्रोजन का। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, सब आया बॉन्डिंग कर लिया। ठीक है, तो इतना नोट कर लो बच्चों, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है टोटल, इतना नोट कर लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
इसको अगर सही बच्चे नोट कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पे मिटाते हैं और फिगर यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो समझना अब कहानी क्या होगा। बोलेंगे सर जो बॉन्डिंग बनेगा अब हमारा ना, उसमें नाइट्रोजन का जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ये वाला कौन से ऑर्बिटल में, sp3, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन 1s में। सिमिलरली ये जो बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में है, sp3 में, और हाइड्रोजन का 1s में। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार एक नीचे बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये वाला किस में होगा, sp3 में, और हाइड्रोजन का 1s में। कहानी स्पष्ट है कि नहीं है। बोलेंगे सर नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है ना, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, sp3, और हाइड्रोजन का 1s में। कहानी क्लियर है। और देखो एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर को भी हम लोग ऑर्बिटल में दिखाते हैं। तो ये कौन से ऑर्बिटल में बच्चों, तो बोलेंगे सर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। यानी कि अभी जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, ये वाला, ये वाला, ये वाला और लोन पेयर वाला, सभी का सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को, ये जो हम प्रक्रिया परफॉर्म किए हैं हाइब्रिडेशन, ये जो प्रोसेस परफॉर्म किए इसी को हाइब्रिडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, आगे मिटा करके एक नाइस बहुत अच्छा डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इतना नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अब हम लोग फाइनली एक डायग्राम बना देते हैं, हालांकि हमारा काम हो चुका है। एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग फाइनली क्या समझेंगे कि नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर है, ठीक। तो नाइट्रोजन का जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में है। तो इसका मतलब जो प्रोसेस हम प्रक्रिया फॉलो किए इस इलेक्ट्रॉन को के ऑर्बिटल को मिक्स करने की, इसको हाइब्रिडेशन बोलते हैं ना। तो यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो बोलेंगे सर sp3। sp3 कहने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन 4 ऑर्बिटल यहाँ पे यूज कर रहा है। sp3 में कितना ऑर्बिटल होता है, सभी जानते हैं 4 होता है ना, एक ठो s का, p का 3 ठो, तो 4 ऑर्बिटल यूज हुआ है। चारों का 4 कैसा है, तो हाइब्रिड है। कहाँ है, तो बोलेंगे एक ही इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर, ठीक है। तो यानी कि हाइब्रिडेशन फाइनली हम नाइट्रोजन का क्या बोलेंगे, sp3। और यहाँ से हमको समझ में क्या आना चाहिए कि सर यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, sp3 का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं जितना ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं उतना बनता है। तो s का एक ठो, p का 3 ठो मिक्स किए हैं, तो 4 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। तो 4 ऑर्बिटल कहाँ दिख रहा है, तो बोलेंगे एक ठो इस इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें होगा एक मतलब एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन होगा, अगले में ये इलेक्ट्रॉन होगा, अगले में ये होगा, और अगले में लोन पेयर होगा। उसी को यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं, कल हम लोग सीखे थे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का फोटो कैसा बनता है, शेप कैसा बनता है। तो एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या है, शेप है। s का शेप होता है स्फेरिकल, p का शेप होता है डम्बेल, होता है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है ऐसा। तो हम बोलेंगे, अभी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक s का और 3 p का मिलाएंगे, एक s का प्लस 3 को p का मिलाएंगे तो कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, आगे हम लोग जब समझेंगे वेस्पर थ्योरी, वहाँ पे एक बात समझेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमको लग रहा होगा सर ये बॉन्ड एंगल ना 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 नहीं होता है, ये तो 2D में फिगर बना है। एक्चुअली में कितना होता है उस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे देखो इसका ज्योमेट्री हम लोग बनाने जा रहे हैं, ज्योमेट्री बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो ज्योमेट्री जब हम लोग बनाने जाएंगे, ध्यान से समझना, तो ज्योमेट्री इसका होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में सभी का सभी जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना डिग्री पर इंक्लाइंड होता है, तो बोलेंगे सर 109.5 डिग्री पे। समझ में आ रहा है ना। तो बोलेंगे देखो नाइट्रोजन सेंटर पे हो गया, एक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का इधर रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है sp3। एक ऑर्बिटल हमारा किधर होगा, इधर की तरफ होगा, एक ऑर्बिटल हमारा इधर की तरफ होगा। वो बना कैसे रहा है, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो नाइट्रोजन का यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है। बीच में कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बीच में है, कितना ऑर्बिटल दिया, 4 ऑर्बिटल दिया है। इसका नाम क्या है, sp3। कैसे बनाए होंगे, तो एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, वही यहाँ पे बनाया। उसी प्रकार दूसरा ऑर्बिटल ये वाला है, दूसरा sp3, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। समझ में आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, हम बोलेंगे 3 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है। बोलो, यहाँ से हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो बॉन्डिंग कर लिया। अगला हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेके आया है, 1s लेकर के आया है ना। बोलो, दूसरा हाइड्रोजन 1s लेकर के आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया। अगला हाइड्रोजन यहाँ पे आया, समझ आ रहा है, कौन सा ऑर्बिटल लेकर के, 1s लेकर के।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे सर यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी कौन से ऑर्बिटल में है, sp3। सभी का सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। समझ में आया बात कि नहीं आया, सभी का सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये क्या है, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल गोल होता है हमको मालूम, और ये वाला ऑर्बिटल में हमारा लोन पेयर है। तो फाइनली हम लोग नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन देखे अमोनिया में। आई होप समझ में आया होगा कहानी, बाकी क्लास में तो हम लोग इस चीज को परफॉर्म किए ही हैं। सिमिलर एक्टिविटी हम लोग करेंगे अभी वाटर के साथ, है ना। देखो मीथेन में भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3, और वाटर में भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3। तो वही चीज को हम लोग समझना है। अंतर क्या था कि बोलेंगे सर मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं था, सभी का सभी बॉन्ड पेयर था। अमोनिया में एक लोन पेयर आता है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 में होता है। वाटर में 2 लोन पेयर आता है। समझ में आ रहा है, वाटर में कितना लोन पेयर आता है, 2 लोन पेयर आता है, वो भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे नाइट्रोजन का ये तुम्हारा बन के तैयार हुआ क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। समझ में आया, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होता है, और शेप होता है पिरामिडल। ये सब हम लोग आगे समझेंगे। इसका शेप कैसा होता है एमोनिया का, तो बोलेंगे शेप होता है पिरामिडल। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसको आगे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी कहानी समझ में नहीं आएगा उतना। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग जाते हैं किसके ऊपर, तो बोलेंगे सर वाटर के ऊपर। किसके ऊपर जा रहे हैं बच्चों, बोलो वाटर के ऊपर। तो यहाँ इस बात को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, अब वाटर के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग हाइब्रिडेशन किस में देखने जा रहे हैं, वाटर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन हम लोग वाटर में देखने जाते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं हाइब्रिडेशन किस में, तो H2O में। तो H2O में ध्यान समझो 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और इसमें 2 लोन पेयर होता है। ठीक, कितना लोन पेयर, 2। अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं, जब शेप ज्योमेट्री समझेंगे तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग दिखा रहे हैं। ये रफ डायग्राम है, ध्यान समझना, ये अभी हमारा रफ डायग्राम है। एक्चुअल डायग्राम हम लोग शेप और ज्योमेट्री में समझते हैं। ठीक है, तो बीच में ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, 2 लोन पेयर है। तो इसका अगर हाइब्रिडेशन हम निकालने का कोशिश करें फॉर्मूला से, तो Z निकाल लेते हैं। Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या ठो, यहाँ पे बच्चों बोलो 2 ठो, और लोन पेयर क्या ठो, 2 ठो। तो आ गया 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन हमारा क्या आता है, sp3। समझ में आ रहा है, 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3। और अगर sp3 आया तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो मीथेन का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक, एमोनिया का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और तुम्हारा वाटर का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो Z अगर 4 आता है sp3 हाइब्रिडेशन, तो उसके लिए हमारा ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। शेप चेंज हो जाता है। शेप इसका हम लोग बेंट शेप बोलते हैं, या भी शेप बोल सकते हैं, एंगुलर शेप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या हुआ, लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल योगदान हो रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान समझो, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो भी एटम, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है ना बच्चों। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या बना दिए, तो ऐसे बना लो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऐसे बना लो कुछ देर के लिए। ठीक, तो बोलेंगे ध्यान से समझो, बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम का ही हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम ही तो 1 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है ना। ऑक्सीजन यहाँ 1 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो 1 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके अलग अलग ऑर्बिटल में हो, या लोन पेयर उसका अलग ऑर्बिटल में हो। तो अलग अलग ऑर्बिटल में अगर रहेगा तो सभी का सभी बॉन्ड या लोन पेयर अलग अलग ऑर्बिटल में चला जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। ये बात हम लोग मीथेन के एग्जाम्पल में बहुत डीपली समझे थे। सभी का सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए। अगर मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था तो चारों एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग समझे थे 3 एक जैसा होता है, 1 अलग, तो हम लोग चारों को मिक्स कर दिए थे। एमोनिया में 3 बॉन्ड एक जैसा हो रहा था, 1 लोन पेयर अलग ऑर्बिटल में जा रहा था, तो वो भी नहीं होना चाहिए था, तो चारों को मिक्स कर दिए। वाटर में भी वही काम होगा। देखो ये 2 बॉन्ड पेयर जो है ना, और ये 2 लोन पेयर, तो दोनों बॉन्ड पेयर वाला जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइप के ऑर्बिटल में रहेगा, और लोन पेयर अलग टाइप के ऑर्बिटल में हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को मिक्स कर देंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3 आता है, जो कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर O8 होता है, 8 होता है, 1s2 2s2 2p क्या बोलो बच्चों, 2 है ना। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो बनाते हैं आप। ये हमारा 1s है, ये क्या है 2s है, और ये क्या है हमारा बच्चों बोलो 2p है। ठीक है, ये 2p है, और ये क्या है 2s है, और ये क्या है 1s है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल सिंगल भरते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं ना, दोनों तो एक ही में नहीं भर देंगे, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग भर लिए। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वाटर कितना बॉन्ड बनाता है, वाटर में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 ठो,
तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि यहाँ है। अमोनिया में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो कि उसके पास था। कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन उसके पास 2 ही होता था, 1s2 2s2। कुछ गलती लिख दिए क्या? बोलेंगे सर गलती लिख दिए। ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो यहाँ 4 होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो 4 होगा तो 4 कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे। चलो क्लियर है, तो हो गया ऐसे करके, ध्यान समझो, थोड़ा सा मिस्टेक था, सुधार लेना। ठीक, तो ऐसा होगा। तो अब बोलेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? बोलेंगे सर 2 ठो है। तो 2 ठो है तो 2 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के केस में नहीं बना सकता था, उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 1s2 2s2 2p2। तो बोलेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना सकता था, लेकिन उसको 4 चाहिए था, इसलिए हम लोग 1 ठो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ भेजे थे एक्साइटेड स्टेट में, जो कि यहाँ नहीं हो सकता है। वो केस यहाँ पे नहीं, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो काहे एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे? समझ में आया बात कि नहीं आया? तो मतलब ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा सही है। क्लियर है कहानी? अब देखो, इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एगो ये वाला एगो ये वाला। जैसे ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ठो। इधर से हाइड्रोजन आएगा, बॉन्ड बना लेगा, इधर से हाइड्रोजन आएगा, बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे कि नीचे से 2 ठो हाइड्रोजन आएगा, अपोजिट स्पिन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ध्यान से समझना, नीचे से क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन आएगा अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। किस में होगा? 1s में। 2 ठो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड 2 हाइड्रोजन है। तो बोलेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है, यानी कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और हम ये बात जानते हैं कि अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कार्बन के इससे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा और ये वाला 2p के साथ ओवरलैप कर लेगा। कहानी समझ में आया? तो जैसे ओवरलैप करेगा बच्चों, ध्यान से समझना, तो बोलेंगे सर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो उसी बात को अगर हम यहाँ पे समझें तो ये बॉन्डिंग किसके बीच बना है? तो बोलेंगे सर देखो, ये ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s, 2p और 1s। उसी प्रकार ये वाला किसके बीच बना है? 2p और 1s। कहानी क्लियर है? अब देखो गौर से जरा, ये 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? किसी ऑर्बिटल में ना होगा। बात को समझो, तो लिखो कौन से ऑर्बिटल में है। तो बोलेंगे ये वाला लोन पेयर किस में है? मान लेते हैं 2p में है। देखो यहाँ से 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यही तो लोन पेयर है कि नहीं है? बोलो, ये क्या है? लोन पेयर है। और ये वाला भी लोन पेयर है, 2 ठो दिख रहा है ना। तो ये लोन पेयर फिर किस में होगा? बोलेंगे सर ये वाला 2s में होगा। देखो लग गया झटका यहाँ पे। एमोनिया केस में उतना ना फील नहीं आ पाता था कि लगता था सर तीनों बॉन्ड एक जैसा है तो काहे हाइब्रिडेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तुमको समझ में आ जाएगा। हम ये बात को समझे थे कि पिछले एमोनिया केस में जितना भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इधर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ स्पष्ट है, सब अलग अलग टाइप में। ये तो 2 ठो बॉन्ड पेयर वाला 2p में है, ये इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल में। ये किस में है? 2p में। ये वाला लोन पेयर 2p में चला गया, ये लोन पेयर 2s में चला गया। तो क्या कहानी में कुछ गड़बड़ है ना? बोलेंगे बिल्कुल है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सभी का सभी एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इसका मतलब देयर इज द नीड फॉर इंटरमिक्सिंग। इसका मतलब हमें ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा। किसको मिलाते हैं? ऑर्बिटल को मिलाते हैं। तो ऑर्बिटल को जो मिक्स करते हैं उसी प्रोसेस को तो हम लोग हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये कहानी मेरा सही कहानी नहीं है, हमें हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोग हाइब्रिडेशन किए बिना ही बॉन्ड बना दिए तो देखो ये घटना हुई। तो बोलेंगे ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे हमको हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा। ये बिफोर हाइब्रिडेशन का कहानी है, अभी हम लोग आफ्टर हाइब्रिडेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर हाइब्रिडेशन क्या करते हैं देखो ध्यान से। इतना सभी बच्चे नोट कर लो यहाँ तक, इसको हम मिटा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लिए हो सभी बच्चे अगर, तो इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो चलो देखो करेंगे क्या, हम मिलाएंगे। कितने ऑर्बिटल को मिलाएंगे बच्चों? तो बोलेंगे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ऑर्बिटल। जैसे ये वाला लोन पेयर है, एक ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर अगले ऑर्बिटल 2 हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला रहा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला रहा। तो 4 ऑर्बिटल दिखा कि नहीं दिखा? तो 4 ऑर्बिटल दिखा, तो चारों को हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग। तो जैसे मिक्स करेंगे तो देखो ध्यान से, 1s को तो मिक्स नहीं ना करते हैं, तो 1s तो हमारा इंडिविजुअल ऐसे उतार दिए। किसको मिक्स किए बच्चों? तो बोलेंगे सर 4 ऑर्बिटल को मिक्स किए। तो 4 ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद कितना ऑर्बिटल तैयार होगा? तो बोलेंगे 4 ठो होगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एक s का है, बाकी p का 3 ठो है, तो sp3 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 और sp3। तो ये चारों जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। स्पष्ट है कहानी? ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं।
तो बोलेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, ये वाला लोन पेयर वाला इसमें रख देते हैं, और एक एक गो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ वो यहाँ रख देते हैं। गौर से समझना, यानी कि ये वाला लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर और ये बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों लोन पेयर अब एक ही जैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही चीज समझना है बच्चों, धीरे धीरे फील आएगा कहानी में, अगर इसको देखोगे ध्यान से तब समझ में आएगा सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी का सभी एक ही टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो जाएगा। अब हमको बॉन्डिंग करना है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन अपना एक ऑर्बिटल इधर देगा, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे देगा अपोजिट स्पिन के साथ। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, क्या है बोलो बच्चों, ये हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन यूज किए हैं, एक ठो दूसरा वाला हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है 1s1, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन से आएगा और यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो इतना नोट करो, फाइनल फिगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो इसको अगर नोट कर ली हो तो फाइनल फिगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, देखो ध्यान से। बोलेंगे सर यानी कि अब जितना भी पेयर है इलेक्ट्रॉन का सभी एक टाइप के ऑर्बिटल में हो गया, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो ये बॉन्ड अब किस में बना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन का 1s वाला हो गया। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s वाला। एक लोन पेयर यहाँ है, देखो लोन पेयर को इस ऑर्बिटल, ये क्या है हमारा, ये जो बना है खरगोश का कान, ये ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, तो sp3 है, कौन सा है sp3, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये भी हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। यानी कि सभी का सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सभी का सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और ये जो प्रक्रिया हम लोग परफॉर्म किए उसी को प्रोसेस बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि फाइनली इतना ना लिख के हम सीधा अगर ये लिख देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कहानी समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान समझो। इतना ना लिख करके, इसको मिटाते हैं थोड़ा, इतना ना लिख करके हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन लिख दें या हाइड्रोजन लिख दें, एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर। फाइनली यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के लिए sp3 लिख देंगे तो इसका मतलब कहानी सेम है। इसका मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्या गो sp3 होगा, तो बोलेंगे सर जितना ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतना, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक गो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक ठो इस हाइड्रोजन के साथ, एक ठो नीचे वाला लोन पेयर, एक ठो ऊपर वाला लोन पेयर, समझ में आया। तो बोलेंगे यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3। इसलिए उतना ना लिख करके डायरेक्ट अगर हम ये लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है तो कहानी समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन मतलब 4 ऑर्बिटल यूज किया है अपना यहाँ पे, क्योंकि sp3 का मतलब एगो sp का है ना, 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल यूज किया है अपने बॉन्ड को बनाने के लिए या लोन पेयर को रखने के लिए, ठीक है। फाइनली तो हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारा sp3 यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये बात हमको समझ में आया। इस लेक्चर को बच्चों रिपीट करोगे है ना, अमोनिया वाला केस, मीथेन वाला केस, वाटर वाला केस या BeCl2, तब कहानी समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो इतना लिख लो। एक बार हम चेक कर लेते हैं सब कुछ वीडियो में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, कहानी सब कुछ वीडियो आधा घंटे का लगभग हुआ है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं ना, देखो कल हम लोग सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझे थे मीथेन में, फिर हम लोग BeCl2 वाला एग्जांपल देखे, BCl3 या BF3 जो भी कहो वो वाला एग्जांपल देख लिए, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 कल हम लोग देखे थे। आज दोनों sp3 का एग्जांपल देखें, इसके आगे बढ़ते हैं sp3d वाला एग्जांपल देखते हैं ना, sp3d वाला। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे PCl5 का, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो इसको मिटाया जाए। अब हम लोग यहाँ पे PCl5 का एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें हम लोग sp3d2 वाला देखेंगे, यानी कि SF6 का एग्जांपल लेंगे, और IF7 जिसमें हम लोग sp3d3 वाला हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। सबको बढ़िया से देखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाता है बच्चों तो हम बोलेंगे उसके बाद शेप ज्योमेट्री भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस में देखने जा रहे हैं, PCl5 में देखने जा रहे हैं। यानी कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है बच्चों, देखो ध्यान से। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है 5 क्लोरीन के साथ, ठीक है। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है 5 क्लोरीन के साथ। कैसे स्ट्रक्चर बनाया, अभी तो रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना भी हम सिखाएंगे तुमको, और शेप ज्योमेट्री भी सिखाएंगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी तो 5 बस ऐसे ही बना लिए, 5 क्लोरीन के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है तो ऐसे करके बना लिए। हालांकि ये होता कैसा है कि ये तीनों क्लोरीन हमारा एक ही प्लेन पर होता है, जैसे ये बोर्ड है ना,
ये बोर्ड का प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, तो फास्फोरस के साथ तीनों क्लोरीन हमारा एक ही प्लेन पर होता है, और ये वाला जो क्लोरीन है ना वो यहाँ पर होता है, समझो ये फास्फोरस के साथ इधर जुड़ा रहता है, और ये वाला क्लोरीन पीछे साइड में, इस बोर्ड के पीछे साइड में। समझ में आया बात कि नहीं आया? 3 क्लोरीन हमारा एक ही प्लेन पर हो जाएगा, इस बोर्ड के प्लेन पर, एक क्लोरीन हमारा यहाँ पे रहेगा और एक क्लोरीन जस्ट इसी के पीछे उस साइड में रहेगा। कहानी क्लियर है? ऐसा इसका ज्योमेट्री और शेप बनता है। तो ज्योमेट्री इसका होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और शेप भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जो कि हम लोग शेप और ज्योमेट्री के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे हाइब्रिडेशन सीखना है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जेड निकाल लेते हैं। जेड का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर यहाँ पे एक भी नहीं है, तो जेड का वैल्यू 5 आया, तो जेड के वैल्यू 5 के लिए हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है 5। हमको है ना, देखो ध्यान से समझो, जेड का मतलब 5 का मतलब हुआ यहाँ पे 5 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, तो कौन कौन, तो एस का 1 ठो, पी का 3 ठो, पी का 4 ठो यूज कर सकते हैं क्या, बोलेंगे नहीं पी सबसेल में तो 3 ही ऑर्बिटल होता है, तो sp3 हो गया। अगला क्या हो जाएगा डी, तो sp3d इसका हाइब्रिडेशन आएगा। इसी बात को यहाँ पे हम लोग समझेंगे डिटेल में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अगर sp3d है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री हो जाता है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग हाइब्रिडेशन देख रहे हैं। तो हाइब्रिडेशन किसका करना है, किसका निकालना, फास्फोरस का जो सेंट्रल एटम है। बाकी क्लोरीन तो अपना 3p ऑर्बिटल यहाँ पे देगा, शेयर करेगा, है ना। तो फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है उसी बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर होता है 15। क्या होगा बोलो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये बात हम लोग जानते हैं ना, ऐसा होता है बोलो बच्चों। 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 और 3 15। ठीक है, इतना नोट करो। हम एक काम करते हैं, मार्कर में इंक थोड़ा डाल लेते हैं, कम है। ठीक है, इसको नोट करो थोड़ा। तो बोलेंगे यहाँ पे फास्फोरस का हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए। हाइब्रिडेशन करने में सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे, है ना, कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जिस भी सेंट्रल एटम, पहले पहचान लो सेंट्रल एटम कौन सा है, उसका क्या हाइब्रिडेशन होने वाला है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फास्फोरस हमारा है, तो फास्फोरस का लिख लिए। अब लिखने के बाद एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन होगा, जो बोलेंगे यही होगा ना, थर्ड वाला। जैसे फास्फोरस, इसका न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये 1s 2s किस में होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p होगा ना, ध्यान समझो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1s हो जाएगा, दूसरे में 2s और यहाँ पे 2p हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा बोलो 3s और यहाँ पे 3p होता है ना। तो हम बोलेंगे बॉन्डिंग कौन करता है बच्चा, बोलो बॉन्डिंग कौन करता है, 2s वाला 2p वाला इलेक्ट्रॉन करता है या 3s 3p वाला करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड कौन इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 2p का इलेक्ट्रॉन जाके बनाएगा या 3s और 3p का बनाएगा। तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो बोलेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये तो इनर ऑर्बिट हो गया ना, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो अंदर का कोर है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। बॉन्ड कौन बनाएगा, यही वाला। समझ आ रहा है? इसलिए हम ना इसका बार बार ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, नियॉन लिख देते हैं ऐसे करके, 3s2 3p3। क्या बोल रहे हैं बच्चा, अभी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान समझो, हमको बोलेंगे बॉन्डिंग कौन करता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाता है। तो ये जो डायग्राम अभी हम बनाएंगे 1s का, 2s का, 2p का, वो बार बार लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंदर का कोड है। समझो बात को, इसका इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉन किसका लेना देना है, 3s और 3p का। ठीक है, तो चलो ये लिख लिए। अब इसका ऑर्बिटल बना लो, ये 3s है और ये क्या है बच्चा बोलो, 3p है। 3p में कितना ऑर्बिटल होगा, 3। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 3s2, और 3p में कितना है, 3 है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लिए हम यहाँ पे। सर क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, फिर से बताइए ना कि सर इसका काम नहीं। तो देखो ध्यान से, बोलेंगे 1s 2s 2p, इसको बनाना तो बना लो, p में 3 डब्बा होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर लेना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लेना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन भर लेना। लेकिन अंदर का कोई काम है क्या, बोलो अंदर का कोई काम है क्या। बोलेंगे जैसे फिर से चलो बना ही देते हैं, ये 2p है ना जी, 2p है, और यहाँ पे क्या होगा बोलो, फास्फोरस का 2s होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके भरे होंगे। तो बोलेंगे इसको बार बार बनाने से क्या मतलब है, हमको तो काम इसी से है ना, जो कि यहीं पे तो बॉन्ड बनता है। तो इसलिए हम बोलेंगे बार बार उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो इसके बदले हम यहाँ से यहाँ तक को हम जानते हैं नियॉन लिखते हैं, बाकी इधर वाले को 3s 3p लिख दिए।
कहानी स्पष्ट है? चलो ठीक। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? तो ग्राउंड स्टेट। कैसा है बोलो? ग्राउंड स्टेट EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है बच्चों, बोलो वेरी गुड। अब देखो ध्यान से समझना, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास। देखो ये सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे कोई भी सेंट्रल एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जितना बॉन्ड बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फास्फोरस ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फास्फोरस ये वाला दिया तो इधर से क्लोरीन दिया। तो फास्फोरस यहाँ पे इस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो वही तुम बोल रहे हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो 5 बॉन्ड बना रहा है 5 क्लोरीन के साथ, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड बना सकता है? बोलेंगे नहीं सर, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसका यूज तुम कर नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमको चाहिए कितना? बोलो बच्चों 5 चाहिए। तो 5 तो है नहीं, तो क्या काम किया जाएगा बोलो? तो याद करो कल हम लोग बेरिलियम BeCl2 वाला एग्जांपल समझे थे, या BeF2 जो भी एग्जांपल किए थे उसको समझे थे। बेरिलियम में भी क्या था ना बच्चा? 1s2 2s2 था ना, बोलो बेरिलियम 4 का 1s था, यहाँ पे 2s था, इसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन बेरिलियम BeCl2 में 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड तो था ही नहीं। तो हम जानते थे बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता था, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में S सबसेल और P सबसेल भी होता है। तो P होता था जो कि हम लोग बनाए थे, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, भर चुके थे हम लोग 1s और 2s में। 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वैकेंट p ऑर्बिटल था, इसलिए हम लोग समझे थे एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ से यहाँ भेज देंगे तो हमारा इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया था। ये बात को कल हम लोग बहुत डीपली समझे थे, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें भेज दिए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन चुका था। वही बात को आज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ऑर्बिटल नहीं होता ना तो इस इलेक्ट्रॉन को हम भेजते कैसे? तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था बेरिलियम के पास, p वाला, क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट था। उसी प्रकार बच्चा समझो यहाँ पर कि फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो बोलेंगे सर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये सब बात याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन का पीरियड होता है सेकंड, फास्फोरस का पीरियड होता है थर्ड। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कितना सब सेल होता है? तो फिर से समझो, ये फर्स्ट सेल है, ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहला में सिर्फ होता है S सब सेल, दूसरे में क्या होता है? S और क्या होता है बोलो? P होता है ना। तीसरा में तो बोलेंगे सर S होता है, P होता है, और क्या होता है? D होता है। थर्ड में देखो ध्यान से, थर्ड ऑर्बिट है या सेकंड है? फर्स्ट है। फर्स्ट में एक सबसेल, सेकंड में 2 सबसेल, थर्ड में 3 सबसेल S, P और D, चौथा में S, P, D, F। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे सर लिखते समय कहाँ लिखे हैं? तो बोलेंगे लिखते समय इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन था, तो 15 यहीं तक पूरी गया था, तो नहीं लिखे थे। अभी हमको जरूरत पड़ रहा है तो आगे हमको सीखना पड़ेगा। वही तो कहते हैं, देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का निकालते डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से निकाल देते, क्या फॉर्मूला से निकालते समय इतना चीज हम सीख पाते? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, वही तो सीख रहे हैं। इसलिए इत्मीनान से सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखना है हम लोग को, ठीक है? तो चलो ये बात सर हमको समझ में आया कि सर क्या समझ में आया कि फास्फोरस सर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड में 3D होगा। देखो ध्यान से, ये 1s इसको लिखते हैं, इसको 2s और 2p लिखते हैं, इसको 3s 3p और 3d लिखते हैं। इसका मतलब थर्ड पीरियड में इसके पास d ऑर्बिटल होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ना होने के वजह से हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन वो होता जरूर है। बात को समझो, यहाँ पे फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल बिल्कुल होगा, क्योंकि फास्फोरस है हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट। और जितना भी पीरियड का एलिमेंट होता है, जितने भी ऑर्बिट होते हैं एटम के पास, मान लो फास्फोरस के पास 3 ऑर्बिट है ना, फास्फोरस 15 लिखे हो ना जी, तो कैसे लिखोगे? 2 8 और कितना लिखोगे? 10 और 5 15। तो इसके पास 3 सेल है, तो 3 सेल अगर है तो इसके पास थर्ड सेल में 3 सब सेल होगा SPD, जो कि यहाँ हम लोग लिखते नहीं इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन होता जरूर है, तो होगा। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे नहीं है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन था, यहीं पे खर्च हो गया। 1s2 2s2 2p में 3 चला गया, D में है ही नहीं। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा? 3D वाला। तो यानी कि फास्फोरस के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, जिस प्रकार बेरिलियम के पास 2p ऑर्बिटल होता था। जिस भी पीरियड का एलिमेंट होता है ना, उसके पास वो ऑर्बिटल होता है। जैसे फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो सल्फर के पास भी वैकेंट 3D ऑर्बिटल होगा, फास्फोरस के पास भी और क्लोरीन के पास भी, सबके पास वैकेंट में ऑर्बिटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल नहीं है।
यूज पड़ने पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन था, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो था नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों लिखे हैं ये ग्राउंड स्टेट लिखे हैं। अब हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट वाला। एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 और 3d1। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन को अगर उठा के हम 3d में भेज देंगे तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो इसको हम वापस से बनाने का मन तो नहीं करता, ये 1s ये 2s, लेकिन फिर भी बना देते हैं बच्चों। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। 2s में कितना है, 2 है। 1s में कितना है, 2 है। 3s में कितना हो गया बोलो बच्चों, 1 हो गया। 3p में कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 3 ठो हो गया। और 3d में कितना हो गया, d में 5 बक्सा होता है मेरे पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक, तो देखो अब ना फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों हो चुका है, 3s से उठा के 3d में भेजे हैं। यही सब चीज़ हमको सीखना है। इसके बाद आयोडीन वाला करेंगे एग्जांपल, वहाँ भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे, वहाँ भी सीख लेना चीज़ को, तो बहुत चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर को ध्यान से देखना। तो 3s से अगर हम इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे 3d में, क्या भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। अगर नाइट्रोजन होता है इसी जगह पे, तो नाइट्रोजन के पास ना ये अवेलेबल होता ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास 2 ही सबसेल होता है, s और p, ये उसके पास होता ही नहीं। तो नाइट्रोजन में 3s से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर भेज ही नहीं पाते, इसलिए कहेंगे नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन फास्फोरस में चूंकि इसके पास खाली घर है, जैसे हम लोग के घर में खाली घर होता है ना, जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग खाली रूम में रखते हैं, तो वही बात है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास 3d होगा जो कि खाली है, तो जरूरत पड़ने पे एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड स्टेट में भेज दिए। तो ये वाला जो लिखे हैं बच्चों 3d1, ये क्या लिखे हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखे हैं, एक्साइटेड स्टेट, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है, बोलेंगे बिल्कुल सर हो चुका है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, नीचे से 5 क्लोरीन आएगा, अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा इसको ना मिटाते हैं, बहुत चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक, बाकी इसको भी क्लीन करेंगे, इसको नोट कर लेना है बच्चों को। अब देखो ध्यान से, मेरा क्लोरीन आएगा, क्या आएगा, क्लोरीन 17 होता है, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है ना, बोलो 1s2 2s2 2p6 10 2 12 5 17। तो देखो ध्यान से, ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये तो समझो ये तो सभी कोई फुल्ली फिल्ड है। p वाले को जरा यहाँ देखो, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3p में सर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना क्लोरीन के पास, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के आएगा और फास्फोरस के साथ शेयरिंग करेगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयरिंग नहीं करता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पे जैसे जो भी बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का एक फास्फोरस का। तो क्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेकर के आया है, तो बोलेंगे सर 3p लेकर के आया होगा। दिख रहा है सब कुछ नीचे तक, बोलेंगे हाँ चलो दिख जा रहा है। तो बोलेंगे क्लोरीन को ध्यान से समझो, क्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल लेकर के आया है, तो 3p ऑर्बिटल को लेकर आया है। ठीक है, 3p में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ध्यान से, वही क्लोरीन आएगा, यहीं पे बना रहे बच्चा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंजेस्टेड है चीज को समझना। अब क्लोरीन आएगा अपना 3p ऑर्बिटल लेकर के फास्फोरस के 3s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक, क्लोरीन का 3p आया, क्लोरीन का दूसरा 3p, समझ आ रहा है, ये दूसरा क्लोरीन है, वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो ये एक ऑर्बिटल और लाया क्लोरीन 3p, मतलब अगला तीसरा क्लोरीन। फिर चौथा क्लोरीन आएगा यहाँ पर, वो भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। 5वां क्लोरीन आएगा 3p ऑर्बिटल के साथ, यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। कहानी स्पष्ट हुआ बच्चों। ठीक, तो 5 क्लोरीन आया, 5 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया। ठीक, ओवरलैप करने के बाद देखो ध्यान से क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह को बच्चों और क्लीन करते हैं, ये सब लिख लेना ग्राउंड स्टेट वाला। वीडियो को पॉज करके ये सब थोड़ा सा मिटा देते हैं, ताकि अगर जगह नहीं रहेगा ना तो फिर समझ में चीज़ अच्छे से नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, 5 बॉन्ड बना ना, तो बोलेंगे कैसे कैसे बना होगा, तो बोलेंगे सर फास्फोरस का मान लेते हैं, ये वाला फास्फोरस का 3s ऑर्बिटल यूज हुआ है और क्लोरीन का 3p यूज हुआ। ध्यान समझना, फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, 3s में, और क्लोरीन का 3p में। अगला ये वाला बॉन्डिंग, तो बोलेंगे उसमें फास्फोरस का 3p यूज हुआ है, क्लोरीन का भी 3p यूज हुआ है। देखो ध्यान से, फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल, ये फास्फोरस का है 3p और क्लोरीन का 3p। ये वाला देख लो स्टूडेंट्स, 3p और क्लोरीन का भी 3p। क्लोरीन का तो हर केस में 3p ही हो रहा है, क्योंकि सब क्लोरीन तो एक ही टाइप का है। ठीक, चलो अगला देखो ध्यान से, ये वाला देखो ध्यान से, कितना हम लोग यूज कर लिए, एगो 3s यूज किए ये वाला, अगला 3p और 3p, फिर अगला 3p 3p, एक 3p और है, तो इसको मान लेते हैं ये बॉन्ड,
3p क्लोरीन का और 3p फास्फोरस का। ये वाला बॉन्ड अगर हम देखें तो ये किसके बीच बना है, क्लोरीन का, इसमें फास्फोरस का 3d है और क्लोरीन का 3p है। तो अब लगा बच्चों ध्यान यहाँ से कि सर यहाँ पे ना बॉन्ड अलग अलग टाइप का बन रहा है। क्यों, हम जानते हैं 3s और 3p के बीच बनने वाला बॉन्ड और 3p और 3p के बीच बनने वाला बॉन्ड बिल्कुल अलग अलग होगा कि नहीं होगा, समझो। बोलेंगे 3s से ज़्यादा एनर्जी होता है 3p का, 3s से ज़्यादा एनर्जी होता है 3p का, 3p से ज़्यादा एनर्जी होता है 3d का। तो 3s का एनर्जी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड सबसे मजबूत बना होगा। उसके रेस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड को अगर देखें तो ये 3p के बीच बना है। 3p का एनर्जी चूंकि 3s से ज़्यादा है, इसका एनर्जी चूंकि ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका एनर्जी चूंकि ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड मेरा कमजोर बना होगा। तो PCl5 में देखो ये बॉन्ड अलग, ये बॉन्ड अलग, क्या ये संभव है? बोलेंगे सर ऐसा नेचुरली संभव नहीं है। इसका मतलब क्या गड़बड़ी है? तो बोलेंगे सर यहाँ जो ऑर्बिटल था ना अलग अलग टाइप का था। तो अभी तक इतना लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, इतना चीज़ समझ चुके हैं। अब हमको कहानी क्लियर है कि सर ऑर्बिटल को ऐसे ही हम ना ओवरलैप नहीं करवाएंगे क्लोरीन के साथ, हम पहले ऑर्बिटल को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से 5 ऑर्बिटल है ना जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पांचों को मिक्स करने से 5 नया ऑर्बिटल तैयार होगा। उसको हम लोग कौन सा नाम देंगे? तो 5 मिला रहे हैं, एक ठो S का, 3 ठो P का, 1 ठो D का, तो sp3d क्या को बनेगा? 5 ठो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 ठो बनेगा। यानी कि सभी का सभी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, उसके साथ 5 क्लोरीन आएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यही अपना आज का मेन कहानी है, ठीक है। तो चलो इतना चीज़ बच्चों नोट करो, आगे हम इसको कहानी को समझते हैं, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक। मिटाने के बाद देखो ध्यान से, ये 3s है, ये 3p है, 3d है। हम ना यहाँ पे 5 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। कौन कौन? 1 ठो s का, 3 ठो p का, 1 ठो d का, तो क्या नाम बन जाएगा? sp3d। ये जो sp3 क्या ठो बनेगा? तो बोलेंगे सर 5 ठो बनेगा। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? देखो जगह कम है, पहले भी हम लोग इस टाइप का बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं, तो तुम लोग खुद ऑटोमेटिकली समझोगे कि सर अब हमारे पास आफ्टर हाइब्रिडेशन क्या को ऑर्बिटल बनेगा? तो बोलेंगे सर 5 ठो बनेगा। सबका नाम क्या हो जाएगा? sp3d। 5 क्लोरीन आएगा अपना 2p ऑर्बिटल लेकर के, सब ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो चलो इतना नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद हम लोग एक यहाँ पे लिखते हैं कि क्या आफ्टर हाइब्रिडेशन। आफ्टर हाइब्रिडेशन हम लोग हाइब्रिडेशन किसका कर रहे हैं? तो फास्फोरस का कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हाइब्रिडेशन किसका कर रहे हैं? फास्फोरस का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फास्फोरस अभी जो ऑर्बिटल यूज कर रहा था वो अलग अलग जैसा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो फास्फोरस 15 था, 1s2 2s2 2p6 था, बोलो 3s1 3p3 और 3d1 था कि नहीं बच्चों? बोलो 3s में कितना था? बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितना था? तो बोलेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। याद करो जस्ट अभी इसके पीछे वाला डायग्राम। और 3d में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक को लिखने का आवश्यकता नहीं, ये हमको मालूम है नियॉन होता है, ठीक है। तो इतना को बार बार काहे लिखेंगे? तो बार बार यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब चलो हम पांचों को मिलाए ना, ये वाला प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग किए, तो यहाँ पे क्या किए? प्रोसेस ऑफ लिख ही देते हैं, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किए यहाँ पर हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद कितना ऑर्बिटल तैयार होगा फास्फोरस का? बोलो। तो बोलेंगे सर ये नियॉन वाला तो ठीक है, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बोलेंगे सर 5 ऑर्बिटल मेरा बनेगा, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो और 5 ठो, ठीक। सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देखो सबके पास है। फास्फोरस में लोन पेयर नहीं होता, हमको मालूम है, ठीक। इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो बोलेंगे सर 5 मिला है तो इसका नाम हो जाएगा sp3d। ये भी sp3d, ये भी हमारा क्या है? sp3d। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है? ये भी हमारा sp3d और ये भी sp3d। 5 ऑर्बिटल मेरा बन के तैयार हुआ, सभी का सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब नीचे से क्या आएगा? 5 क्लोरीन आएगा। क्या आएगा बोलो बच्चों? 5 क्लोरीन आएगा। 1 तो नहीं, 5 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन यूज हो रहा है। क्लोरीन 17 होता है तो उसको भी हम लोग नियॉन लिख सकते हैं, 3s2 3p5। 3s में तो हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3p में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5। तो ये 3p वाला जो है, ये 3s और 3p का एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना लेकर के आएगा। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन में है यही ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये ओवरलैप किसके साथ किया? तो बोलेंगे सर फास्फोरस के साथ किया। फास्फोरस के साथ ओवरलैप करने के बाद अब जो बॉन्डिंग बनाएगा सभी बॉन्ड हमारा इक्विवेलेंट होगा। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जो फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा। ऑर्बिटल कैसा यूज करेगा? एक ही टाइप का यूज करेगा। तो बॉन्ड अब जो ये तीनों बॉन्ड है हमारा एक जैसा बनेगा। अभी देख रहे थे अलग अलग बन रहा था ना। तो चलो इतना नोट करो।
अब इसी चीज़ को हम लोग फाइनली एक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं, उसमें हम लोग लिख लेंगे कहानी, ठीक है। तो चलो इसको नोट करने के बाद देखो बच्चों हुआ क्या कहानी, तो बोलेंगे सर अब जो फास्फोरस यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, बीच में हमारा क्या है, फास्फोरस है, 3 क्लोरीन के साथ यहाँ पे जुड़ा है, तो क्लोरीन का और फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा किस में होगा, तो बोलेंगे, और एक क्लोरीन हम जानते हैं अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, तो बोलेंगे ये वाला जो बॉन्ड अब बना होगा किसके बीच बना होगा, तो बोलेंगे फास्फोरस का sp3d और क्लोरीन का 3p के बीच बना होगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी वही बात होगा, फास्फोरस का उसमें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा, क्लोरीन का 3p वाला, ये वाला बॉन्ड भी वही हुआ होगा, फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में और क्लोरीन का 3p में। ये वाले के साथ भी यही कहानी और ये वाले के साथ भी यही कहानी, ध्यान समझना, थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया चीज़। बोलेंगे फास्फोरस का जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5 का 5 इलेक्ट्रॉन सभी किस टाइप के ऑर्बिटल में होगा, तो बोलेंगे सर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो ऐसे ना करके फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर फास्फोरस जो 5 बॉन्ड बना रहा है 5 क्लोरीन के साथ, तो फाइनली इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। समझ में आया, एक S का 3 ठो P का 1 ठो D का, फाइनली इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया है फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। तो इसी बात को बच्चों हमको डीपली समझना था, जो कि आज हम लोग समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन sp3d2 वाला समझेंगे और sp3d3 वाला समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।